हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। और इसको हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक को क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया हुआ है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट होता है। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक है और जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के अंडर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1998 में ये पूछा गया, डिस्कस द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। यानी कि एटमोस्फेयर का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो अब जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई भी बेसिक बुक पढ़ते हैं, तो वहां पर जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो आपको इंफॉर्मेशन इसमें लिखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि ये आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शनल में चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ऐड होंगे वो कुछ बेसिक चीज़ों के अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी इसमें ऐड करनी होगी। ठीक है, जब आप कंपोजिशन ऑफ के बारे में, नेचर के बारे में लिखेंगे तो। ठीक है, तो हम आज एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और एटमोस्फेयर के बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं उस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका होगा, टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के खत्म होने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर लेके आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं एटमोस्फेयर के बारे में, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम। एक पहला टॉपिक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर। सेकेंड टॉपिक जो इसमें होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। एंड थर्ड टॉपिक जो होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में होगा। तो एटमोस्फेयर से रिलेटेड यहाँ पर 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिससे ये क्वेश्चन आपको सेकंड वाले पार्ट से ये सॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल एक नोट्स की तरह पढ़ेंगे, ताकि आपको ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करने पड़े, ज्यादा क्वेश्चन को फ्रेम करने में ना सोचना पड़े। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन होता है और स्टैटिक पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरत नहीं होती। जो आपने पढ़ा हुआ है वही आपको लगभग आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर डिस्कस करना है तो नॉर्मली आपको बस लिख देना नेचर एंड कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन आता है, उससे पहले जब हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करते हैं तो सबसे हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर जानना जरूरी होता है कि आखिर क्लाइमेटोलॉजी का किस तरीके से इवोल्यूशन होता है। हर टॉपिक का, चाहे वो कोई किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, उसके इवोल्यूशन में कुछ वक्त लगता है। बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जिनके बेसिस पर उसको टाइम टू टाइम इवोल्यूशन उसका होता है। उसी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी का भी है। क्लाइमेटोलॉजी में भी जो इवोल्यूशन होता है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे हुआ। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो आप एंशियंट टाइम पर देखेंगे कि एंशियंट पीरियड में क्या हुआ। कि एंशियंट पीरियड में जो खास करके रोमन्स और ग्रीक्स हुआ करते थे, जो रोमन्स थे या फिर जो ग्रीक्स थे, यानी कि ये यूरोपियंस लोग थे, तो यूरोपियंस का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है एंशियंट पीरियड में। कई सारे नाम आते हैं, जैसे आपको हिपोक्रेट्स का नाम आता है। ठीक है, इसमें ही आपको अरिस्टोटल का नाम आता है। ठीक, तो हिपोक्रेट्स ने भी यहाँ पर आप देखेंगे करीब आपको 400 बीसी के आसपास में यहाँ पर कुछ क्लाइमेट और वेदर के बारे में बताने की कोशिश की। एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने भी क्या किया कि कुछ जो वेलोसिटी ऑफ विंड्स और डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ओके, वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में बताने की कोशिश की। एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन ग्लोब और अर्थ। ठीक है, इसको भी इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। तो जितने भी ग्रीक्स या रोमन स्कॉलर्स आते हैं इस एंशिएंट पीरियड में, उनकी जो भी थ्योरीज रहती है उसकी बेसिस पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे अर्थ को, यानी कि पूरे ग्लोब को आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इन 3 पार्ट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे कि आप पहला क्लासिफिकेशन ले लें तो यहाँ पर इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, हम कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। सेकेंड जो है उसको हम टेम्परेट जोन यहाँ पर कहा गया। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेट जोन। एंड थर्ड इज द फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ग्रीक्स ने या रोमन से जो भी स्टडीज की, उनके बेसिस पर पूरे ग्लोब को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, लैटिट्यूड के हिसाब से
तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए, जिसमें टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन आते हैं। ठीक है, तो ये एंशिएंट टाइम में आपको यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम सेकंड पीरियड में आते हैं, जिसको हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डार्क एज करीब 9th एंड 10th सेंचुरी के आसपास का ये समय था। तो इस समय क्या होता है कि यूरोप में बहुत ज्यादा कुछ आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, नॉलेज के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो ये जो डार्क एज का समय होता है, इस समय जो अरब्स थे, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला। ठीक है, अरब्स थे, इनका कंट्रीब्यूशन काफी देखने को मिलता है। अब चूंकि अरब्स थे, इनका ट्रेड हुआ करता था अलग अलग लोकेशंस के साथ, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, तो ये हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से इन्होंने जहां पर भी गए वहां के क्लाइमेट वेदर के बारे में बताया, रास्ते में किस तरीके से विंड का मूवमेंट होता है, इंटेंसिटी क्या रहती है, उसके हिसाब से बताया। यानी कि सारा का सारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पर अरब्स ने भी कुछ क्लाइमेट और वेदर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जब हम थर्ड पीरियड में एंटर करते हैं, थर्ड फेज में एंटर करते हैं, तो ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड होता है पीरियड ऑफ रिन्यूड नॉलेज। ठीक है, रिन्यूड नॉलेज का मतलब ये हुआ कि डार्क एज के समय पर जो यूरोपियंस थे, उन वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या जो इंफॉर्मेटिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वो इस फेज में देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे व्यूजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे यूरोपियंस, जैसे कि आपको वास्को डिगामा को देख लीजिए, यानी कि 15 to 16th सेंचुरी के आसपास में यहाँ पर ट्रैवलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैवलर्स क्या करते हैं कि थ्रू आउट द ग्लोब ये ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। तो रीजन जो होता है ये ट्रैवल का, टू सर्च द न्यू लैंड्स। ठीक है, टू सर्च न्यू लैंड्स, तो नए लैंड्स के सर्च के लिए ये घूमना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ आपने देखा भी है कि 15th सेंचुरी में, खास करके लास्ट 15th सेंचुरीज में, अप्रोक्स 1499 के अंडर में वास्को डिगामा इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर आते हैं। तो उनका जो पर्पस था वो न्यू लैंड के सर्च के लिए ही निकले हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रैवलर्स थे, ये भी पूरे ग्लोब को घूमते थे और नए नए लैंड्स के बारे में जानकारी इकट्ठे करते थे। तो जहां पर भी गए वहां के क्लाइमेट वेदर को इन्होंने स्टडी किया क्या उसके बारे में एक्चुअली इनको इन्फॉर्मेशन मिला कि इस तरह की क्लाइमेट या वेदर है यहाँ पे, विंड्स इस तरीके से मूव कर रही हैं। ठीक है, किस सीजन में हमें सी में जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि हवाओं का भी साथ मिले वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि 15 एंड 16 सेंचुरी में यूरोपियंस के द्वारा की जाती है। तो ये जो समय था इसको हम पीरियड ऑफ रिन्यूड नॉलेज के बारे में कहते हैं, क्योंकि डार्क एज के बाद अगेन यूरोपियंस जो थे वो डोमिनेट करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ टाइम की बात करें, तो जो फोर्थ टाइम होता है, ये टाइम होता है, दिस इज द पीरियड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। पीरियड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। तो साइंटिफिक एनालिसिस का काम यहां पर स्टार्ट होता है किस तरीके से। अभी तक हमने देखा 16th सेंचुरी तक, यहां पर देखेंगे कि 16th सेंचुरी तक क्या होता है कि जो क्लाइमेटोलॉजी का डेवलपमेंट होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, 16th सेंचुरी तक वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीजें बताई जाती हैं लोगों के द्वारा वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होती है। चाहे आप शुरू से ही ले लें, यहाँ पर जैसे हमने हिपोक्रेट्स को देखा, अरिस्टोटल को देखा, ये सब इंडिविजुअल बेस्ड था, इन्होंने कोई स्टडी वगैरह नहीं की थी। ठीक है, और ना ही यहाँ पर देखेंगे जो भी अरब्स विजिट करते थे या ट्रैवलर्स जो हुआ करते थे, यूरोपियंस जो नए लैंड की खोज में निकले थे, दे आर नॉन प्रोफेशनल। ओके, उनका ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं था या ज्योग्राफी की स्टडी कुछ खास उनके पास थी नहीं। तो ये जो लोग थे वो नॉन प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये ट्रैवलर्स थे, कहीं भी निकलते थे तो किस तरीके से हवाओं का क्या डायरेक्शन रह रहा है, उनका इंटेंसिटी क्या है, जिस लोकेशन पर पहुंचे वहां पर कैसा वेदर या क्लाइमेट है। ठीक है, ठंडा है या गर्मी है या फिर रेनफॉल वहां पर ज्यादा होती है या कम होती है या स्नोफॉल होती है। तो ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया 16th सेंचुरी तक। तो इस वजह से अभी तक इन्फॉर्मेशन क्या था, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर में था, जो नॉन प्रोफेशनल इंडिविजुअल के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। लेकिन जब आप साइंटिफिक एनालिसिस वाले पीरियड में आते हैं, यानी कि 16th सेंचुरी के बाद आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के यहाँ पर इन्वेंशन होता है। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है। उसी तरीके से बैरोमीटर,
बैरोमीटर क्या करता है, ये आपके जो प्रेशर होते हैं, एयर प्रेशर, उनको मेजर करने का काम करता है। तो इस तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर खोजा गया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग करके जो डेटा देते थे, ठीक है, या जो डेटा मिला, जो इंफॉर्मेशन मिला, इनके बेसिस पर, इन इंफॉर्मेशन और डेटा के बेसिस पर यहाँ पर एनालिसिस किया गया, और उसके बाद किसी भी रीजन के वेदर या फिर क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था वो क्या था, वो साइंटिफिक एनालिसिस था, वो डेटा पर था, और डेटा जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। कहा जाता है आजकल के समय में, दिस इज द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा नेवर लाइज, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो डेटा के बेसिस पर यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट किया गया, इस वजह से हम इसको साइंटिफिक एनालिसिस कहते हैं। इसके समय पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज भी थी, जैसे कि हम बॉयल्स की बात करते हैं, बॉयल्स थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें रिलेशनशिप बताया गया आपको, जो प्रेशर होता है, यानी कि एयर प्रेशर एंड बिटवीन वॉल्यूम एंड एयर प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर रिलेशन इन्होंने बताने की कोशिश की। एक इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि ह्यूग ने यहाँ पर क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन को पहली बार प्रोवाइड किया, ठीक है, क्लाउड क्लासिफिकेशन इन्होंने पहली बार प्रोवाइड किया। तो इसके हिसाब से इन्होंने दो तरीके के क्लाउड्स बताए, एक होता है जो कि प्राइमरी होता है, यानी कि जो ज़्यादा पाया जाता है, एक होता है जो सेकेंडरी होता है, ठीक है, जो प्राइमरी के बाद पाया जाता है। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यही जब आप फिफ्थ फेज में इंटर करते हैं, यानी कि जो आज का समय है, ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ, अब तो 21st सेंचुरी आ गया है, दिस इज द टाइम ऑफ 20th सेंचुरी जो था, यानी कि 1900 से लेके 2000 तक के बीच का जो समय था, ये जो समय था ये मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी का समय था। दिस इज द टाइम ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो इस समय आप देखेंगे कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स का यहाँ पर सहारा लिया जाता है और इन्वेंशन किया जाता है, जिससे और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल हम सैटेलाइट्स की बात करें, तो सैटेलाइट्स का इन्वेंशन हो जाता है, जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं, इमेज प्रोवाइड करती हैं, इन्फॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करती हैं, जिसके बेसिस पर हम और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को ले पाते हैं और हम क्लाइमेटोलॉजी को डिस्क्राइब कर पाते हैं। इस सैटेलाइट के बेसिस पर हम वेदर फोरकास्ट भी कर पाते हैं और ज़्यादा एक्यूरेटली, ठीक है। इसके बाद आप बात करें कि इस समय पर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस बहुत सारे दिए गए, बहुत सारे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, त्रिवार्ता का आपको क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, थॉर्नवाइट का आपको क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये तीनों मॉडल है, हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है, हम समय के साथ पढ़ेंगे जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको इस समय पे आती है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कंसर्न को भी यहाँ पर आपको देखा गया, और इसको टैकल करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए, ठीक है। तो ये सारी डेवलपमेंट आप देखते हैं कि 20th सेंचुरी में की जाती है, और धीरे धीरे इस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, काफी सारे टेक्निक्स आ गए, जिसके बेसिस पर और हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आपको फेजेस होते हैं, जिन फेजेस के थ्रू क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, वो इवॉल्व होती है। तो अब सबसे मेन चीज, हम जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी में, वो है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सारी चीजें क्लास में हम लोग लिखवाते हैं, ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें बताई गई हैं, डिक्टेट करवाई गई है, आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल क्लास ऑफलाइन की तरह होगी, बस फर्क एक ही होगा कि आप बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, और क्लास में आप नहीं बैठ पाएंगे, आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, तो बस फर्क यही है, अदरवाइज सारा आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम, एक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं origin and evolution of atmosphere, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर नहीं लिखना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में 3 सेंटेंस में इसकी कहानी खत्म हो गई है। 3 सेंटेंस क्या है वहां पर? पहला सेंटेंस ये है, स्वाइप आउट ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्वाइप आउट ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर बाय सोलर फ्लेम्स। तो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर होता क्या है? ये वो एटमॉस्फेयर था जो ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हो रहा था उस समय जो एटमॉस्फेयर वहां पर था,
उसको हम प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो इसको बाद में सोलर रेडिएशंस के द्वारा, सोलर फ्लेम्स के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। दूसरी चीज आती है वोल्केनिक एक्टिविटीज, और वोल्केनिक एक्टिविटीज के बाद जो डी गैसिंग होती है, तो डी गैसिंग के थ्रू बहुत सारे गैसेस जो होते हैं अर्थ के इंटीरियर से बाहर आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको पता है कि जो प्लांट्स वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। तो इन सब के थ्रू क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे जो अर्थ है उसके बाहर यहाँ पर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये 3 सेंटेंस में या 4 सेंटेंस में आपका काम खत्म हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखने का जो तरीका होगा हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। वो कैसे हम देखते हैं। आपको मैंने जो बताई आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ऑप्शनल में इस चीज को हम कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम 3 मॉडल्स कहें या 3 थ्योरीज कहें या 3 व्यूज कहें, इन 3 व्यूज के बेसिस पर आपको इवोल्यूशन को बताया गया है। पहला जो बेसिस होता है, दिस इज अकॉर्डिंग प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब प्लानेटेसिमल क्या होता है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने बताया है। ठीक है। सेकंड आपको होता है हॉट अर्थ ओरिजिन के बेसिस पर। एंड थर्ड वन ये जो होता है इसमें हम पढ़ते हैं फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। इसमें हम पढ़ते हैं फोटोकेमिकल डिसोसिएशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो 3 तरीके से हम यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है। तो इसको देने वाले थे, आपको ज्योग्राफर का नाम भी लिखना है, चेम्बरलिन एंड माउल्टन। चेम्बरलिन एंड माउल्टन, ज्योग्राफर का नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। इसके थ्योरी के द्वारा ये बताया गया कि जो इनिशियल अर्थ था उस समय कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था। ठीक है। जो इनिशियल अर्थ था उस समय यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं था। ठीक है। इस थ्योरी का ये भी कहना है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसका डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है। एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट 2 तरीके से यहाँ पर किया जाता है। एक जो पहला तरीका होता है ये है एक्सटीरियर सोर्स या एक्सटीरियर मेथड जो भी कह लें। ठीक है। सेकंड जो तरीका होता है ये है आपका इंटीरियर सोर्स, यानी कि 2 तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया जाता है एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में। एक्सटर्नल सोर्स जो होता है इसके थ्रू ये कहा गया कि जैसे जैसे पृथ्वी ग्रीव करने लगी, यानी कि पृथ्वी का साइज जैसे जैसे बढ़ने लगा तो साइज ऑफ अर्थ इंक्रीज, तो इसके साथ क्या था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये भी इंक्रीज करने लगा। ठीक है। तो जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हुआ तो अर्थ ने क्या किया कि जो बाहर में जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स या एटमॉस्फेरिक मटेरियल्स या एलिमेंट्स हुआ करते थे उनको इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो इसने क्या किया, जो भी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स थे या फिर मटेरियल्स थे, ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट्स थे, उनको इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट गैसेस थी जिससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। इंटीरियर सोर्स में ये कहा गया कि जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू जो डीगैसिंग हुआ, और डीगैसिंग के थ्रू कई सारी गैसेस निकलती हैं जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब क्या थी, ये सब जाके एटमॉस्फेयर में मिलने लगी एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो ये आपको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो चेम्बरलिन मॉल्टन ने दिया, इनके थ्योरी के द्वारा आपको ये बताया गया कि इन 2 तरीकों से एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। ठीक। जब हम दूसरे थ्योरी की बात करते हैं जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ या हॉट अर्थ के बेसिस पर बताया गया। ठीक है। तो हॉट अर्थ के बेसिस पर यह बताया गया कि इनिशियली क्या था कि अर्थ जो था वो काफी हॉट था। ठीक है। अर्थ काफी गर्म था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो भी एयर हुआ करते थे वो
यूनिवर्स में स्केप हो जाया करते थे, एटमॉस्फेयर में कुछ रहता नहीं था। ठीक है, वो हमें हमेशा क्या होता था, स्पेस में वो स्केप हो जाता था। साथ ही इस समय जब अर्थ हॉट था, तो जब भी रेनफॉल हुआ करते थे, ठीक है, तो रेनफॉल होने की वजह से क्या था कि जो वाटर था वो सरफेस पर आ नहीं पाता था, और वो ऊपर ही इवापोरेट होके वो भी स्केप हो जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस समय पर क्या था कि अगर रेनफॉल होता भी था, प्रेसिपिटेशन होती भी थी, तो वो क्या था, वाटर स्केप हो जाता था, वाटर स्केप्ड ड्यू टू इवापोरेशन, क्योंकि हॉट का सरफेस का जो नेचर था वो काफी हॉट था। ठीक है, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस रेनफॉल, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो अर्थ था वो कूल डाउन होने लगा, और इसके साथ ही वाटर बॉडीज जो थी इनका निर्माण आपको होने लगा। ठीक है, तो वाटर बॉडीज और इसका निर्माण होने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर आप देखेंगे कि इन वाटर बॉडीज में धीरे धीरे वैसे बैक्टीरियाज, ठीक है, वैसे बैक्टीरियाज यहां पर बनना स्टार्ट होने लगे, जिन्होंने क्या किया कि फाइनली ऑक्सीजन को बनाने में इन्होंने मदद की। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज क्या करते थे कि जनरली जो H2O हुआ करता था इसको डिसोसिएट करने के काम करते थे, हाइड्रोजन अलग होता था और ऑक्सीजन अलग होता था, और यही ऑक्सीजन जाके फाइनली और हाइड्रोजन जाके ये क्या करता था, एटमॉस्फेयर में मिलता था। ठीक है, तो इस थ्योरी के द्वारा आपको इस तरीके से यहाँ पर इलाबोरेट किया गया कि ये कंट्रीब्यूट करता है आपके एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड में जैसे मैंने बताया कि फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। ठीक है, तो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन में क्या होता है, सेम चीज अभी जो होती है मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जो यूवी रेज होती हैं या यूवी रेडिएशंस होती हैं, ये क्या करती है, ये जब भी वाटर पर पड़ती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड यही स्प्लिट जो होता है इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन, यानी कि अलग होना। ठीक है, और इस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। इसको हम फोटोकेमिकल डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और एक इसी में आता है कि फोटोसिंथेसिस, तो ये तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें प्लांट्स वगैरह जो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इस तरीके से भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का यहाँ पर मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस हो गया, और ये थ्योरीज हो गई या एस्पेक्ट्स कह लें, इनके थ्रू एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखिएगा। जीएस में ऐसे मत लिखिएगा, जीएस में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, जीएस में जिस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। थोड़ा सा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप थ्योरीज नहीं लिखेंगे। प्लांटेसिमल थ्योरी की वजह से ये होने, अर्थ जो हॉट था इस वजह से ये होने लगा, ये पूरा आप नहीं लिखेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर को लग जाएगा कि आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, तो फिर मार्क्स वो काट सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर इक्विटी रखनी होती है ना, कि क्यों जीएस का पेपर होता है जो सबको देना है। ठीक है, तो ये हमने इवोल्यूशन पढ़ा। इसके बाद जो इसमें दूसरा टॉपिक आता है वो कंपोजिशन के बारे में आता है, उसको भी देखते हैं हम थोड़ा सा। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एटमॉस्फेयर में तीन तरीके के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक पहला होता है गैस, दूसरा होता है वाटर वेपर, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है एरोसोल्स। ये जो तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीजें लिखनी है। गैसेस की बात करें तो गैसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यहां पर एक पहला जो कैटेगरी था उसको कहा गया मेजर और कांस्टेंट और परमानेंट गैस। ठीक है, जो दूसरा था इसको कहा गया माइनर और वेरिएबल गैसेस। तो जो मेजर और कांस्टेंट परमानेंट गैसेस जो होती हैं इसमें आता है आपको नाइट्रोजन जो कि आपका करीब 78% है, और वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो करीब 20.9% है। उसी तरीके से इसमें आता है आर्गन की अगर हम बात करें तो ये 0.9% है। ठीक है, किसका, ये वॉल्यूम है ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस का, ये वॉल्यूम है, और ये ड्राई जो गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम होता है, वेट का नहीं होता। ठीक है, ये मेजर गैसेस हो गए। इसके बारे में और थोड़ा सा आप एक एक लाइन लिखेंगे, तो जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है जनरली ये किसी एलिमेंट के साथ, ये गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, जनरली ये क्या
करता है कि ये डोंट रिएक्ट, रिएक्शन ये नहीं करता, ठीक है। साथ ही साथ नाइट्रोजन आपको अमीनो एसिड में मिलता है। अमीनो एसिड क्या होता है, जिससे कि आपकी प्रोटीन बनती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन ये रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये कुछ आप यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे। माइनर और वेरिएबल्स में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अब इसके बाद जितने भी गैसेस बच गए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी आपकी वेरिएबल और माइनर गैसेस में आ जाएंगी। इसमें एक दो पॉइंट आप एक दो गैस के बारे में लिख देंगे, जैसे कि CO2 के बारे में लिख देंगे। CO2 जो कि 0.03% के आसपास में है, CO2 के बारे में क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस में ये काम आता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये काम आ जाएगा। इसके अलावा CO2 जो होता है ये एक क्या कहते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस भी होता है, ठीक है। वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में 0.2% से लेके 5% तक मिलता है। 0.2% आपको ड्राई एयर में मिलता है और 5% आपको सेचुरेटेड वाटर में मिलेगा, ठीक है, या सेचुरेटेड एयर में मिलेगा ये, ठीक है, कहने का मतलब। तो अब जो वाटर वेपर होता है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या हुआ, ये गैस जो होते हैं, ये जो इनकमिंग रेडिएशन होता है उसको अर्थ तक जाने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन जो अर्थ का रेडिएशन जो बाहर निकलता है, यानी कि री रेडिएशन होता है, यानी कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ये उनको आउटर स्पेस में नहीं जाने देता। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ सरफेस गर्म होता है, लोअर एटमोस्फियर गर्म होता है, खास करके लोअर ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो ऐसी गैसेस जो होती है हम उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो CO2 हो जाता है, वाटर वेपर भी आपको ग्रीन हाउस गैस के तौर पे जानी जाती है। तो इन दोनों के बारे में आप एक एक लाइन लिख देंगे, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम वाटर वेपर की बात करें तो अगेन वाटर वेपर के बारे में आपको यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखनी है, और इसके साथ 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि इसके थ्रू क्या होता है, प्रेसिपिटेशन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एरोसोल्स में क्या लिखेंगे, एरोसोल्स जो होते हैं मेनली सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो जनरली जो ये क्या होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, या फिर स्मोक वगैरह ये होते हैं, सूट्स वगैरह होते हैं ये, ठीक है, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। नेचुरल सोर्सेज हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो सकती है। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज हो गई, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह हो गए, ब्रिक्स इंडस्ट्री हो गई या डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गई, वहां से भी डस्ट वगैरह निकलता है। स्मोक जो निकलता है वो हुआ, सूट्स वगैरह हो गए, ये आपको एरोसोल्स में आ जाएंगे, ठीक है। और यही जो डस्ट होते हैं, आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि ये जो एरोसोल्स होते हैं ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली होते हैं, और यही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली होते हैं ये बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एरोसोल में लिखनी है। तो इस तरीके से आप इनफ कंटेंट हो जाएगा कि 150 वर्ड में आप इतना से आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पर, जिसमें हमने बात की थी डिस्कस द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये आपको यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो मैंने आपको बोला है, अगर आपने लिखा होगा या फिर यहाँ से भी आप कॉपी करके वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वो चूंकि थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम 3 तरीके से एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं या फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, एंड जो थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। तो 3 तरीके से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब करते हैं। जीएस पेपर में आएगा, ये तीनों तरीका नहीं लिखना है आपको। जीएस में सिर्फ आपको टेम्परेचर के बेसिस पर जो हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, आपको बस वही लिखना है। लेकिन ऑप्शनल में आएगा तो फिर हमें ये तीनों लिखना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन हम कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं,
टेम्परेचर के बेसिस पर कौन कौन से लेयर हो जाएंगे, मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बेसिस पर कौन कौन से लेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसका क्वेश्चन आप जो मैंने दिया हुआ है शुरू में उसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा हम वैसे वैसे क्वेश्चंस को लेते जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और आपको वो सारे आंसर लिखने भी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड लक।